Yes, Assalamu alaikum. Today's topic is paracetamol poisoning. It's a huge topic to discuss, and paracetamol toxicity or paracetamol poisoning is one of the most common poisoning worldwide. When we were studying, we have discussed that paracetamol is one of the safest drugs among the NSAIDs with reference to the COX-1 inhibition. But as far as hepatotoxicity is pronounced. So hepatotoxicity, we will discuss one of its metabolite. NAPK is responsible for the hepatotoxicity. So topic is huge. We'll go a bit quickly and we will try our level best to finish the topic today, and we will mostly discuss paracetamol poisoning. It is caused by excessive use or overdose of analgesic drug paracetamol or acetaminophen second name, mainly causing liver damage. Paracetamol toxicity is one of the most common cause of poisoning worldwide. Many individuals with paracetamol toxicity may have no symptoms at all in the 24 hours. ये बेटा भी आगे हम डिस्कस करेंगे, तो ये डोज जब ओवरडोज हो या ड्यूरेशन, जिस तरह पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पैरासीटामोल ली जाए तो उसमें ये टॉक्सिसिटी होती है. डोज हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. Many individuals with paracetamol toxicity may have no symptoms at all in the first 24 hours following dose. Other may initially be non-specific complaints such as vague abdominal pain, nausea with progressive disease, sign of liver failure may develop. These includes low blood sugar, low blood pH, easy bleeding, and hepatic encephalopathy. Some will spontaneously resolve, although untreated cause may result in death. Damage to the liver or hepatotoxicity results not from paracetamol itself, but one of its metabolites, that is NAPK, also known as N-acetyl iminoquinone. बेटा ये NAPK जो है ये इसका मेटाबोलाइट है. ये आगे जाकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसके 95 ऑफ द ड्रग्स जो है उसका मेटाबॉलिज्म और पाथवे से है, जो कि ग्लूकुरोनाइड या सल्फेट पाथवे है. बल्कि यही डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस नहीं करेंगे. जबकि only 5% of the drug is converted into NAPK. NAPK is dangerous. लिवर, इट डैमेजेस लिवर. जनरली क्या होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट है हमारी बॉडी में जिसको ग्लूटाथायोन कहते हैं. तो वो ग्लूटाथायोन इस 5% जो NAPK बना है इसको न्यूट्रलाइज कर दे. ये एक जनरल फिनोमिना है, इसीलिए हमें हिपेटोटॉक्सिसिटी नहीं होती, क्योंकि 95% ड्रग का पाथवे फेज 2 रिएक्शन और फेज 2 में कॉन्जुगेशन रिएक्शन, और कॉन्जुगेशन रिएक्शन में सल्फेट या ग्लूकुरोनाइड, तो वो नॉन टॉक्सिक होता है. जबकि सिर्फ 5% एक और पाथवे से जाता है और वो बनता है NAPK, और NAPK जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है ग्लूटाथायोन से. अब क्या होता है कि जब आप ओवरडोज लेते हैं तो सल्फेट, ये जो कॉन्जुगेशन रिएक्शन मैंने बताया, जो आपको 95% मेटाबॉलिज्म बताया, वो 95% के पाथवेज सैचुरेट हो जाते हैं क्योंकि ड्रग ज्यादा है. जब वो सैचुरेट हो जाएंगे तो फिर 5% के बजाय ज्यादा ड्रग जो है वो NAPK में कन्वर्ट होगी, और वो ज्यादा ड्रग फिर ग्लूटाथायोन को डिप्लीट कर देगी, क्योंकि ग्लूटाथायोन ने तो इसके साथ मिलना था, उसका एक सर्टेन लेवल है और न्यूट्रलाइज करना था.
लेकिन जब नेपकी की प्रोडक्शन रिलेटिवली ज्यादा हो गई तो वो ग्लूटाथायोन सारा यूज हो जाएगा एंड एट द एंड देयर विल बी नो ग्लूटाथायोन। और जब ग्लूटाथायोन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम है, हिपैटोप्रोटेक्टिव है, और जब ये डिप्लीट हो जाएगा तो हिपैटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। ये इसका टोटल फिनोमिना है बेटा। इज दैट क्लियर? आई शुड रिपीट इट वंस अगेन। हेलो सर, क्लियर है? समझ आ गई ना कि नॉर्मल जी सर। फिनोमिना क्या है? 95% कॉन्जुगेशन, जस्ट 5% नेपकी। लेकिन ओवरडोज में ये जो कॉन्जुगेशन है ये सैचुरेट हो जाती है, सो मोर ड्रग इज कमिंग हियर, तो मोर नेपकी इज सिंथेसाइज्ड। अब ये नेपकी जो है ये हिपैटोटॉक्सिक है, इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय ग्लूटाथायोन। लेकिन जब ज्यादा बनेगा तो ग्लूटाथायोन ये सारा कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी की तो एक कैपेबिलिटी है ग्लूटाथायोन बनाने की। इसलिए हम कहते हैं कि इट डिप्लीट्स ग्लूटाथायोन। अब अगर ग्लूटाथायोन नहीं है तो नेपकी ज्यादा है और अकामुलेट हो जाएगी लिवर में, और जब ये अकामुलेट हो जाएगी तो ये हिपैटोटॉक्सिक सीवियर हिपैटोटॉक्सिसिटी काज करेगी, व्हिच लीड्स टू द लिवर फेल्योर। ठीक हो गया बेटा? Treatment is aimed at removing the paracetamol from the body and replacing glutathione. Activated charcoal can also be used to decrease absorption of paracetamol in the patient for the treatment soon after the overdose. ठीक है, तो कहते हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कई दफा एड्सॉर्बेंट के लिए। फिर एन एसिटाइल सिस्टीन, ये इसका एंटीडोट है बेटा, इट्स प्रिकर्सर ऑफ ग्लूटाथायोन। ये जो N-एसिटाइलसिस्टीन जो है ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट होगी और ग्लूटाथायोन फिर इसको न्यूट्रलाइज करेगा। समझ आ रही है ना? तो इसकी एंटीडोट क्या है? N-एसिटाइलसिस्टीन, which is then converted into glutathione, and we know that glutathione neutralizes ये NAPK, right? A liver transplant is often required if damage to the liver becomes severe. कहते हैं कि अगर बहुत सीवियर लिवर डैमेज हो तो फिर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। पेशेंट ट्रीटेड अर्ली हैव ए गुड प्रोग्नोसिस, whereas patient that develop major abnormalities typically have a poor outcome. जाहिर है कि जो डायग्नोसिस जिसकी जल्दी होगी, जिसकी ट्रीटमेंट जल्दी होगी, वो रिकवर करेगा, और जिसका लेट होगा तो फिर वो रिकवर नहीं करेगा, उसकी आउटकम कम होती है। Efforts to prevent paracetamol overdose include limiting individual sales of drugs, combining paracetamol with methionine, which is converted into glutathione. ये फिर एक और चीज के साथ कहते हैं कि मेथोनिन के साथ अगर दिया जाए, methionine is once again a precursor of the glutathione, means it will be converted into glutathione within the body. तो अगर ये पैरासीटामोल प्लस मेथोनिन दी जाए, और ये यूके में अवेलेबल है बेटा, आगे इसके बारे में फिर डिस्कशन होगी, तो ये यूके में अवेलेबल है कॉम्बिनेशन में। तो अगर नेपकी ज्यादा बन रहा है तो जो मेथोनिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन उस नेपकी को न्यूट्रलाइज कर दे। टॉक्सिसिटी, अब बेटा यहाँ डोजेस, डिफरेंट डोजेस की बात की गई है कि 10 ग्राम सिंगल डोज अबव 10 ग्राम। 10 ग्राम यहाँ पाकिस्तान में 500 मिलीग्राम की इसकी टेबलेट मिलती है, बाहर 1 ग्राम की भी मिलती है। तो कहते हैं सिंगल डोज अबव 10 ग्राम जो है ये टॉक्सिक है, और 200 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, तो ये जो है कैन आल्सो कॉज टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी कैन आल्सो अकर विद मल्टीपल स्मॉलर डोजेज, यानी 10 ग्राम ना हो, इससे कम हो, लेकिन मल्टीपल हो, 4 टाइम्स अ डे से ज्यादा हो, विद इन 24 आवर एक्सीड दीज लेवल्स। तो अगर मल्टीपल डोजेज हो, स्मॉल डोजेज हो, लेकिन अल्टीमेटली उसका लेवल जो है 200 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से एक्सीड कर जाए, या इन टोटल 10 ग्राम से एक्सीड कर जाए, वो भी टॉक्सिसिटी। यानी अगर चाहे आप एक दफा ले ले या स्मॉलर डोजेज में ले, टॉक्सिसिटी होगी।
following a normal dose of 1 gram of paracetamol 4 times a day for 2 weeks. अब इसके बाद अगर 1 ग्राम लें QID यानी 4 ग्राम पर डे for 2 weeks, patient can expect an increase in alanine transaminase in their liver to typically about 3 times the normal value. It is unlikely that this dose would lead to liver failure. तो कहता है कि जो 4 ग्राम पर डे फॉर 2 वीक्स ये जो है लिवर फेल्योर कॉज नहीं करेगी, ये इसकी लिमिट है, इसकी अपर लिमिट, इससे ज्यादा फिर लिवर फेल्योर करेगी. Studies have shown that significantly hepatotoxicity is uncommon in patients who have taken greater than normal doses over 3 to 4 days. वो फिर once again कि अगर नॉर्मल डोज से बड़ी डोज लें 3 से 4 दिन तो ये फिर टॉक्सिसिटी करेगा. In adult dose 6 grams a day over the preceding 48 hours could potentially lead to toxicity. अगर 6 ग्राम लेंगे 48 आवर्स में पर डे फिर भी टॉक्सिसिटी होगी. चिल्ड्रन में ये कहता है कि अगर 200 मिलीग्राम पर केजी भी टॉक्सिसिटी काज करेगा. ये हमने पहले एडल्ट्स में भी पढ़ा, फिर चिल्ड्रन में भी पढ़ा. फिर उसके बाद कहता है कि एक्यूट पैरासिटामोल ओवरडोज इन चिल्ड्रन रेयरली काजेस इलनेस एंड डेथ. बच्चों में निस्बतन ये सेफ है, उसमें इलनेस और डेथ कम होती है. इसलिए हम देखते हैं कि बच्चों को जनरली जो एनाल्जेसिक दिया जाता है और जो सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है तो वो जो है वो पैरासिटामोल है. तो निस्बतन बच्चों में इसकी सेफ्टी ज्यादा है. एंड दिस इज अनकॉमन फॉर द चिल्ड्रन टू हैव लेवल्स दैट रिक्वायर ट्रीटमेंट्स विद chronic longer than the normal doses being the major cause of toxicity in children. Intravenous doses should be smaller than the oral. ये obviously कि आप जब भी इंट्रावेनस देते हैं तो उसकी डोजेस स्मॉल होती है. सेम डोज इसलिए नहीं देते कि वो 100% एब्जॉर्ब होता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रहा होता है. इन रेयर इंडिविजुअल्स पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी कैन रिजल्ट फ्रॉम द नॉर्मल यूज. तो नॉर्मल यूज से अमूमन नहीं होती इसकी टॉक्सिसिटी. This may be due to the individual idiosyncratic difference and in the expression and activity of certain enzymes in one of the metabolic pathways they handle paracetamol. तो कहता है कि जी अगर नॉर्मल डोज में भी हो रही है, रेयरली हो रही है, तो वो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन होता है. इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन का पता है कि ये अनयूजुअल रिस्पॉन्स होता है जो कि बहुत कम पेशेंट्स में होता है. ठीक है. इडियोसिंक्रेसी या इडियोसिंक्रेटिक इसको कहते हैं कि द अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स. तो जो नॉर्मल डोजेस में लोगों को नहीं होता एडवर्स इफेक्ट और बाज़ लोगों को हो जाता है. क्यों होता है कि उनमें वो मेटाबॉलिज्म वो एंजाइम्स डेफिशिएंट हुए जो कि उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है. तो अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एक्युमुलेशन ज्यादा होगी तो फिर डेफिनेटली एडवर्स इफेक्ट. साइन एंड सिम्टम्स. Signs and symptoms of paracetamol toxicity occurs in 3 phases. ये बेटा अब 3 phases में है. Phase 1 24 hours है, फिर उसके बाद second phase 24 to 72 hours है, फिर third phase 3 to 5 days. तो हर phase में मुख्तलिफ sign and symptoms. The first phase began within the hours of the dose and consists of nausea है, vomiting है, pallor है, sweating है. ठीक है ना. बाज़ वक़्त कहता है कि 9 स्पेसिफिक सिम्टम्स, बाज़ वक़्त सिम्टम्स होते ही नहीं है या बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं फर्स्ट 24 आवर्स. फिर रेयरली मैसिव ओवरडोज पेशेंट्स मे डेवलप सिम्टम्स ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस. कहता है कुछ पेशेंट्स में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, कोमा भी हो सकता है, लेकिन जनरली फर्स्ट 24 आवर्स में सिम्टम्स या नहीं होते या माइल्ड होते. सेकेंड फेज अकर्स बिटवीन 24 to 72 hours. इसमें जो है बेटा लिवर डैमेज है. इन जनरल डैमेज अकर्स इन हेपेटोसाइट्स एज दे मेटाबोलाइज द पैरासिटामोल. और वही बात कि जी पैरासिटामोल किस चीज में होगा, एक तो ग्लूकुरोनाइड है, फॉस्फेट है, कॉन्जुगेशन तो उसमें तो कोई इशू. दूसरा क्या था, नेपकी वाला, उसमें इशू है. यहाँ वही मकसद है कि जब हेपेटोसाइट्स विल मेटाबोलाइज पैरासिटामोल इनटू नेपकी तो फिर इसका जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे. द इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस राइट अपर क्वाड्रेंट पेन. ये क्वाड्रेंट कहते हैं बेटा अगर आपके तमाम एब्डोमेन और चेस्ट को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया
और इसको तकसीम करें तो अप राइट यानी ऊपर की तरफ राइट पोर्शन जो है उसमें पेन होगा। द इंक्रीजिंग लिवर डैमेज आल्सो alters biochemical markers of liver function, international normalized ratio, and the hepatic transaminase, alanine transaminase, and aspartate transaminase rise to abnormal levels। तो ये जो लिवर फंक्शन टेस्ट है, ये जो एंजाइम्स हैं, इनकी लेवल जो है वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाए। एक्यूट किडनी फेल्योर, हाँ इसमें बेटा मल्टी ऑर्गन फेल्योर भी होता है। इस स्टेज में रीनल फेल्योर हो गया, साथ क्या चीज है, हिपेटो फेल्योर है, इसको हम कहते हैं हिपेटो रीनल सिंड्रोम या मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम। प्राइमरीली तो हमने बात की कि जी ये लिवर में होता है, उसके बाद हमने बात की कि जी ये अगर सेकेंड फेज में किडनी में भी हो सकता है। किडनी में क्यों होता है आगे डिस्कस करें। तो अगर ये दोनों हो जाए तो इसको कहते हैं हिपेटोरीनल सिंड्रोम या फिर इसको मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, जब एक से ज्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाए। इन सम केसेस एक्यूट किडनी फेलियर में बी प्राइमरी clinical manifestation of the toxicity. In these cases, it has been suggested that the toxic metabolite is produced more in the kidney than in the liver. Good. इसका मतलब ये है कि बेटा हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि ये लिवर मेटाबॉलिज्म है इसमें, लेकिन हमने जब मेटाबॉलिज्म कभी पढ़े थे तो उसमें ये पढ़ा था कि उसकी बहुत सारी साइट्स हैं। तो ये कहता है कि इसके किडनी में भी मेटाबॉलिज्म होता है और किडनी में भी नेफ्की बनती है, और जो किडनी में नेफ्की कहता है बाजुकात पहले बनती है, लिवर में दूसरी दफा बाद में बनती है, और बाजुकात एट ए टाइम लिवर और किडनी में बन रही है। तो जिस तरह लिवर को डैमेज करती है इसी तरह किडनी को भी डैमेज करती है, और अगर दोनों को एट ए टाइम डैमेज कर रही है तो हम उसे कहेंगे हिपेटो रीनल सिंड्रोम या मल्टी ऑर्गन सिंड्रोम। इज इट क्लियर? यस सर। सर अगर 3 से 4 वीक वो सरवाइव कर जाए तो क्या उसके रिकवरी के चांसेस होंगे? जी बेटा अभी आगे आ रही है यही बात। लेट मी फिनिश विद दिस टॉक्सिसिटी फेजेस, ये फिर आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। द थर्ड फेज फॉलोज, डेफिनेटली बेटा जो सरवाइव कर जाता है तो फिर वो आगे जाकर रिकवर भी हो जाता है। स्लो प्रोसेस है लेकिन डेफिनेटली रिकवर होता है। द थर्ड फेज फॉलोज 3 to 5 days and it's marked complication of massive hepatic necrosis leading to the fulfillment hepatic failure with complication of coagulation defects। इसमें कहते हैं coagulation defects हो जाते हैं, hypoglycemia हो जाता है, renal failure हो जाता है, hepatic encephalopathy हो जाती है, cerebral edema हो जाता है, sepsis, multiple organ failure and death। If the third phase is survived, ये जो आप पूछ रहे थे, ये hepatic necrosis run its course, जितनी भी hepatic necrosis होनी है ये एक दफा होगी, और लिवर और किडनी फंक्शन टिपिकली नॉर्मली रिटर्न्स इन ए फ्यू वीक्स। जो आप बात कर रहे थे 3 to 5 वीक्स की, ये वही बात आ गई कि अगर थर्ड फेज वो सरवाइव, फर्स्ट फेज हुआ फिर सेकंड फेज हुआ, टाइम के साथ है ना, फिर 3 to 5 डेज के बाद थर्ड फेज है, फिर वो अपनी हिपेटोटॉक्सिसिटी का टाइम गुजारेगा, उसके बाद कहता है कि फिर रिवर्सल प्रोसेस शुरू हो जाता है और सरवाइव हो जाता है। The severity of paracetamol toxicity varies depending on the dose, whether the appropriate treatment is received. Definitely अगर treatment appropriate होगी तो ये वो हो जाएगा। ये बेटा उसकी पैथोफिजियोलॉजी है, ये मैंने शुरू में ही आपके साथ डिस्कस करा, ठीक है ना। इसमें वही है, देखिए फॉलोइंग ए थेरेप्यूटिक डोज इज मोस्टली कन्वर्टेड टू नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स वाया फेज 2 मेटाबॉलिज्म। ये जो हमने बात की कि फेज 2 मेटाबॉलिज्म होता है, कॉन्जुगेशन होता है विद आइदर सल्फेट और ग्लूकुरोनाइड, तो 95% ड्रग इस तरीके से जाती है और वो नॉन टॉक्सिक। फिर ओनली 5% ऑफ द पैरासीटामोल इज हाईली रिएक्टिव इमीडिएटली मेटाबोलाइट नेफ्की, ये नेफ्की में होती है, और नेफ्की जो है फिर ये जो है वो हिपेटोटॉक्सिक होता है विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय ग्लूटाथायोन, लेकिन ये ग्लूटाथायोन को कंज्यूम करता है। नॉर्मली तो 5% इज नो इशू, लेकिन अगर ओवरडोज हो तो कंजुगेशन रिएक्शन कम हो जाता है। मोर पैरासीटामोल जो है इज कन्वर्टेड इनटू नेफ्की,
और फिर ग्लूटाथायोन का इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं होती जो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। इस वजह से नेप्टी की कंसंट्रेशन बढ़ती है, कम्युनिकेशन बढ़ती है, रीनल फेल्योर होता है और साथ ही साथ उसका हेपेटिक फेल्योर होती है। रिस्क फैक्टर्स की बेटा बात हुई है। रिस्क फैक्टर्स जो हैं इसके तमाम वो ड्रग्स हैं जो कि हिपेटोटॉक्सिक हैं। इसमें बेटा अल्कोहल है, इसमें आइसोनियाजाइड है, इसमें फास्टिंग में भी लिवर जो है वो वेल प्रोटेक्टेड नहीं होता। बास पेशेंट जो वो क्या है नर्वोसा, वो इतनी जिसमें बच्चे लोग खाना कम खाते हैं, क्या कहते हैं इसको बेटा, चले मैं देखता हूँ आगे। तो उन कंडीशंस में जो है इसका चांसेस ज्यादा हो जाती है। रिस्क, यही रिस्क फैक्टर है कि कोई भी हेपेटोटॉक्सिक ड्रग शुड नॉट बी गिवन with combination of paracetamol because paracetamol is already hepatotoxic। ये तो हम जनरली भी जब हम पढ़ते थे फार्माकोलॉजी, उसमें हम ये डिस्कस करते थे कि अगर कोई चीज रीनल टॉक्सिसिटी कॉज करती है तो उसको दूसरी रीनल टॉक्सिसिटी वाले के साथ नहीं देते। कोई हेपेटोटॉक्सिक है तो उसको दूसरी हेपेटोटॉक्सिक के साथ नहीं देते। ठीक है ना। तो यहाँ देख लें, फॉर क्रोनिक अल्कोहल यूजर एक्यूट अल्कोहल इंजेक्शन एट द टाइम ऑफ पैरासिटामोल ओवरडोज मे हैव ए प्रोटेक्टिव इफेक्ट। फॉर नॉन क्रोनिक अल्कोहल यूजर एक्यूट अल्कोहल कंजप्शन हैव नो प्रोटेक्टिव इफेक्ट। कहता है कि जी अल्कोहल जो है उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, लेकिन ये हमारे कल्चर के लिए एनीवे। Fasting is a risk factor possibly because of depletion of hepatic glutathione reserve। फास्टिंग में ग्लूटाथायोन कम होता है तो फिर टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी। द कंकरेंट यूज ऑफ CYP2E1 inhibitor isoniazide, basically isoniazide increase the risk of hepatotoxicity। टूथपेस्ट ये खुद भी हेपेटोटॉक्सिक है। अच्छा, फिर कंकरेंट यूज ऑफ द अदर ड्रग्स induce anti-epileptics including carbamazepine, phenytoin, barbiturates। ये तमाम जो है हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं और ये रिस्क फैक्टर को इंक्रीज करते हैं। नाउ डायग्नोसिस। The most effective way to diagnose poisoning is obtaining a blood paracetamol level, a drug नोमोग्राम। नोमोग्राम बेटा एक ग्राफिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ठीक है ना, उससे ये कैलकुलेशन करते हैं। डेवलप्ड इन 1975 कार्डियोमेक नोमोग्राम, ये जिस बंदे ने बनाया। एस्टिमेट द रिस्क ऑफ द टॉक्सिसिटी बेस्ड ऑन द सीरम कंसंट्रेशन ऑफ पैरासिटामोल इन ए गिवन नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर द इंजेक्शन। ये जिस तरह हम पहले डिफरेंट ड्रग्स के लिए डिस्कस करते रहे हैं कि जी ये सीरम में उसको चेक करते हैं, उसकी एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आती है, तो जितना ज्यादा ब्लड में पैरासिटामोल होगी टॉक्सिसिटी भी हम उतनी ही ज्यादा एक्सपेक्ट करें। ये इसी तरह है जैसे हम पहले पढ़ते आए हैं। टू डिटरमिन द रिस्क ऑफ पोटेंशियली हेपेटोटॉक्सिसिटी पैरासिटामोल लेवल इज ट्रेस्ड अलोंग द नोमोग्राम। The right upper quadrant tenderness may be present and can aid in diagnosis। जैसे आपसे पहले बात कहा, ये राइट अपर क्वाड्र में जो है वो टाइटनेस होती है, पेन होता है, ये भी एक डायग्नोस्टिक टूल है। अगर पेशेंट को हो तो वी कैन थिंक दैट ही इज सफरिंग विद द पैरासिटामोल पॉइजनिंग। लेबोरेटरी स्टडीज में शो एविडेंस ऑफ हेपेटिक नेक्रोसिस विद एलिवेटेड ये AST, ALT, bilirubin, prolonged coagulation time। prolonged coagulation time क्यों है? COX-1 inhibition, particularly an elevated prothrombin time after paracetamol overdose when AST, ALT exceed। ये फिर बेटा उसके लेवल दिए हुए हैं, या अगर इस लेवल से ज्यादा इंक्रीज कर जाए तो दूसरा AST, ALT लेवल्स कैन एक्सीड, फिर उसकी वैल्यू दी हुई है। जनरली जो है वो 1000
इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है, लेकिन बाज केसेस में ये 10 पर लीटर भी हो सकता है। बॉडी फ्लूइड, paracetamol may be quantified in blood, plasma, or urine as a diagnostic tool in the clinical poisoning situations or to aid a medico-legal investigation of suspicious death. Plasma concentration during the therapy usually range 2 to 20 milligram per liter, whereas the levels of 30 to 300 milligram per liter are often observed in overdose patient. ये नॉर्मल रेंज भी बताया 2 to 20 और 30 to 300 जो है वो टॉक्सिसिटी में या पॉइजनिंग में. Post-mortem blood levels have ranged from 50 to 400 milligram per deciliter. In persons dying due to the overdose. Automated techniques, gas chromatography and liquid chromatography are currently used in the lab analysis of the drug in the फिजियोलॉजिकल स्पेसिफिक. प्रिवेंशन पहले आपसे डिस्कस किया कि जी मेथोनिन के साथ शुरू में डिस्कस किया ना कि मेथोनिन के साथ बाहर यूरोप में ये अवेलेबल है. वो चीज बेटा यहाँ वंस अगेन डिस्कस किया जा रहा है कि इसको पैरासीटामोल प्लस मेथोनिन क्यों? क्योंकि ये प्रीकर्सर है किस चीज का? ग्लूटाथायोन का. ग्लूटाथायोन क्या करेगा? वो नेपकी को न्यूट्रलाइज करेगा. तो बाहर जो है वो मेथोनिन और ये कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है. लिमिटेशन ऑफ अवेलेबिलिटी. Paracetamol tablets has been attempted in some countries. In the UK, sales of over-the-counter paracetamol are restricted to packs of 32 tablets, 500 milligram tablets. तो वो बड़ी उसमें नहीं देते, 32 tablets मैक्सिमम देते हैं जो in pharmacies and 16 500 milligram tablets in non limiting the availability. ये ऐसा नहीं है कि आप जाएं और आप 100 गोलियां खरीदें और तो ये चूंकि ओटीसी प्रोडक्ट है तो फार्मेसीज में भी बिकती है और उसके और जगहों पे भी अवेलेबल है. तो कहता है कि जहां तक फार्मेसी है वहाँ 32 टेबलेट्स मिलती हैं 500 मिलीग्राम. ठीक है. और जाहिर है फार्मेसी जो है वो प्रिस्क्रिप्शन बेस देते हैं और अगर वो किसी और नॉन फार्मेसी आउटलेट से लें उसकी एग्जैक्टली हाफ डोज होती है. 16 टेबलेट्स एक बंदे को देंगे जो 500 मिलीग्राम. Other reducing publicity about paracetamol, including warnings on the packs of paracetamol have been suggested. कहता है कि जी उसकी ज्यादा पब्लिसिटी भी नहीं करनी चाहिए. ट्रीटमेंट गैस्ट्रिक डिकॉन्टिमिनेशन. बेटा थोड़ा सा क्विकली जाएंगे कि गैस्ट्रिक डिकॉन्टिमिनेशन जो है ये हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं किस चीज से होती है. ये एड्सॉर्प्शन से. और एड्सॉर्प्शन किससे होती है? एक्टिवेटेड चारकोल से. So activated charcoal should be used administered if co-ingested drugs warrant decontamination. तो अगर इसकी decontamination ना हुई हो तो फिर हम इसको activated charcoal. Inducing vomiting with syrup of epicac has no role. ये हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं कि एमेटिक्स जो है इसका रोल बहुत लिमिटेड. We don't go for this option. Vomiting delays the effective administration of active culture. ये क्योंकि अगर हम इसको वोमिटिंग दें तो जो एक्टिवेटेड चारकोल दिया है वो भी बाहर निकल आए. वोमिटिंग नाउ इंड्यूसिंग वोमिट. अच्छा. एंड ओरल acetylcysteine. Liver injury is extremely rare after acute accidental ingestion in children under 6 years of age. Children with accidental exposure do not require gastrointestinal decontamination with either gastric lavage, activated charcoal or syrup. तो बेटा ये डिकंटिमिनेशन की बात हो गई. जनरली जो है उसके साथ हम करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल के साथ
एमेटिक्स नहीं देते, वो फेवरेबल नहीं है, और ये कहते हैं कि चिल्ड्रन जो है निस्बतन वो ज्यादा सेफ है, एंड वी डोंट हैव टू गो फॉर दीज ऑप्शंस. नाउ एसिटाइलसिस्टीन or N-acetylcysteine or NAC, this work to reduce paracetamol toxicity by replenishing body stores of the antioxidant glutathione. Glutathione reacts with the toxic NAC metabolite so that it does not damage its cell and can safely be excreted. तो बेटा ये उसको जो है N-acetylcysteine जो है ये पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है. कैसे? ग्लूटाथायोन को बनाता है और ग्लूटाथायोन फिर उसको न्यूट्रलाइज करता है. ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस कर. दूसरी बात कहता है कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन. तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी एक ऑप्शन है. अगर इरिवर्सिबल डैमेज हो जाए तो उसको हम लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं. So I hope so the things are clear in this topic. Basically, there is a repetition of certain aspects again and again. जैसे ये जो नेक है, नेक का हमने कई दफा डिस्कस किया और उसका मेटाबॉलिज्म कई दफा डिस्कस किया, तो वो बार बार रिपीट हो रहा था. I don't think so कि इसमें असल में we are running short of time. We are left with only 4 minutes. So I hope so. It's clear for you guys, huh? Hello? Yes, sir. ठीक है ना बेटा. यहाँ सिर्फ उसकी डोजेस दी हैं कि 140 मिलीग्राम पर केजी लोडिंग डोज है N-acetylcysteine की, which is followed by 70 milligram per kg every 4 hours for 17 more doses. And if the patient vomits within 1 hour of dose, the dose must be repeated. उसका प्रोटोकॉल है. इसमें कोई ऐसी एक्सप्लेन करने वाली चीज ज्यादा नहीं है. जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. फिर वो टेस्ट है, ऑर्डर है, वोमिटिंग है, रिपीटेड डोज के साथ कहते हैं कि चारकोल इज इंडिकेटेड बिकॉज ऑफ अनदर इंजेस्टेड ड्रग. तो बेटा ये इंट्रावेनस एसिटाइलसिस्टीन इज गिवन एज ए कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन ऑफ 24 आवर्स. अगर इंट्रावेनस देंगे तो 20 आवर्स के लिए देंगे. टोटल डोज जो है 30 मिलीग्राम पर केजी होनी चाहिए. तो ये उसकी बेटा प्रोटोकॉल है. सो हियर वी फिनिश विद द टॉक्सिकोलॉजी, एंड टुमारो ऑनवर्ड we'll go for the presentation and we'll try to quickly revise our courses. उसके लिए बेटा जिस बच्चे ने प्रेजेंटेशन देनी है वो पहले से मुझे बता देगा और सीआर जो है वो मेरे साथ इंटरेक्शन कर लेगा. ठीक हो गया बेटा? हेलो यार, अभी किधर को चला क्वेश्चन जाता है? सर, सिग्नल प्रॉब्लम होते हैं जी सर, थोड़ा सिग्नल का इशू होता है. अच्छा, आज वो जाहिर दफाक वो नहीं है ना, तो वो जब होते हैं तो फिर हमें इशू नहीं होता. सो आई थिंक सर अभी कुछ कहना चाहता है. मैंने बेटा जी बोले सर. उसे अनम्यूट कर दें. बेटा मैंने तो सबको कर दिया अनम्यूट ऑल. अब अगर किसी ने किया हुआ है तो उसने खुद को म्यूट किया हुआ है. जी हबीब, ओके. हबीब से कहना कि मुझे कॉल कर देगा. ठीक है सर. ठीक है बेटा. ठीक. तो एनी क्वेश्चन अबाउट टुडेज लेक्चर? टुडेज लेक्चर अगर हम थोड़ा सा सम अप करें तो पैरासिटामोल पॉइजनिंग के रेफरेंस से था. पैरासिटामोल बहुत कॉमन है, कहते हैं बच्चों में निस्बतन सेफ है. बड़ों में अगर 4 ग्राम पर डे 2 वीक्स से ज्यादा लिया जाए तो फिर इसकी टॉक्सिसिटी. अब वो 6 ग्राम लें, आप 10 ग्राम लें, आप एक सिंगल डोज में लें, मल्टीपल स्मॉलर डोजेस मोर देन दिस रेंज. ठीक है ना. ये फिर हमने दूसरी इंपॉर्टेंट बात की उसकी मेटाबॉलिज्म की. मेटाबॉलिज्म में फिर 2 किस्म के, 95% जो कि सेफ है कंजुगेशन, एक 5% जो नेगेटिव बनाता है.
नेपकी के लिए अल्लाह ताला ने ग्लूटाथायोन बना दिया, लेकिन अगर ओवरडोज हो और नेपकी ज्यादा बने तो फिर ग्लूटाथायोन थोड़ा, और जब ग्लूटाथायोन उसको नहीं कर सकेगा फिर ये हिपेटोसाइट्स को डैमेज करेगा और इसकी हेपेटोटॉक्सिसिटी, मेटाबॉलिज्म लिवर में भी होता है, सॉरी किडनीज में भी होता है, तो उसकी भी टॉक्सिसिटी। फिर इसके लिए रेमेडी क्या है? एसिटाइलसिस्टीन। अगर गैस्ट्रिक वो उसको डिकॉन्टिमिनेशन को देखें तो एक्टिवेटेड चारकोल है। अगर उसके एंटीडोट को देखें तो एन-एसिटाइलसिस्टीन है। नैक क्या करती है? ये अल्टीमेटली जाकर बनाती है इसको, ग्लूटाथायोन को बढ़ाती है और ग्लूटाथायोन फिर उसको काउंटर करता है। दूसरा वो कहते हैं कि जी क्या इसका हल क्या है, इसको किस तरह वो किया जाए? तो कहते हैं कि अगर मेथोनिन के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाए, मेथोनिन जो है वो भी ग्लूटाथायोन बनाता है।